एपिसोड 50 सोना वर्सेस हीरा। लैला के चिल्लाने का सुजॉय पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपनी गाड़ी के पास पहुंचते ही उसने दरवाजा खोलकर लैला को फ्रंट सीट पर ढकेला और गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। किडनैप नहीं कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे ही काम के लिए ले जा रहा हूं। तब तक अम्मा भी पीछे पीछे आ चुकी थी। उन्होंने सुजॉय से कहा, साहब, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं साहब? ऐसा मत करो साहब, बच्ची है ये। अम्मा गिड़गिड़ाने लगी थी। तब सुजॉय ने झुंझुलाते हुए कहा, ओ कम ऑन, बंद करो ये ड्रामा। मैं इसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं ले जा रहा, थोड़ी देर में पहुंचा दूंगा इसे। कहकर वो दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और तेजी से कार बढ़ाता हुआ वहां से निकल गया। शाह साहब अपने केबिन में बैठे अलग अलग न्यूज़पेपर में अपनी फिल्म के रिव्यूज पढ़ रहे थे। तब जोर की आवाज के साथ किसी ने दरवाजा खोला। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो वो दिव्या थी। उसने अंदर आते ही कहा, शाह सर, ये क्या मजाक है? शाह साहब उसे देखते ही समझ गए थे कि वो यहाँ क्यों आई है, इसलिए उन्होंने अपने खास अंदाज में हंसते हुए कहा, अरे दिव्या बेबी, आओ आओ बैठो, पहले सांस तो ले लो। मैं यहाँ सांस लेने नहीं आई हूँ शाह सर, मैं यहाँ जवाब लेने आई हूँ। आपने वो गाना फिल्म में डालकर फिल्म री रिलीज करवा दी। ऐसा करते हुए आपको एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। शांत हो जाओ दिव्या बेबी, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कहते हुए वो दिव्या के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। उनके छूते ही दिव्या ने बिफरते हुए उनका हाथ झटका और उन्हें उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार, हाथ मत लगाना मुझे। आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है और ये बेहद घटिया बात है। उस पर आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं? अरे मैंने उस चुड़ैल को अपने सामने से हटाने के लिए क्या नहीं किया, यहाँ तक कि आपके साथ रातें गुजारी, और आपने मेरे साथ डबल क्रॉस किया शाह सर। इन सब मामलों में भी कोई एथिक्स होते हैं सर। घटिया से घटिया आदमी भी ऐसा नहीं करता जैसा आपने किया है। वो गुस्से में शाह साहब को अनाप शनाप बके जा रही थी, यहाँ तक कि शाह साहब का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने एकदम से गुस्से में भरकर कहा, बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अब तुम मेरी बात सुनो। ये गाना मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी की वजह से मैं अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता था। ये गाना हमारी फिल्म के नुकसान की भरपाई करने का आखिरी रास्ता था, इसलिए मुझे तुमसे कमिटमेंट करने के बाद भी इसे फिल्म में डालना पड़ा। शाह साहब ने जब इस तरह कहा तो दिव्या को अब कुछ कहते नहीं बना। तब शाह साहब थोड़ा नरम पड़ते हुए बोले, रहा सवाल तुम्हारी एक्स्ट्रा मेहनत का जो तुमने मेरे साथ की है, तो उसकी भरपाई करूंगा ना मैं। अगली फिल्म में उसे नहीं लूंगा, ठीक है? वो उससे प्यार से पूछ रहे थे, लेकिन दिव्या अब तक अपने गुस्से की आग में जल रही थी। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से वापस लौट गई। उसके जाने के बाद शाह साहब ने एक गहरी सांस ली और अपना सिगार सुलगाते हुए सोचने लगे, अब ये लड़की मेरे गले में हड्डी बनती जा रही है। दिव्या शाह साहब के केबिन से निकलकर सीधे अपनी कार में आ गई थी, जहां मेघा पहले से मौजूद थी। दिव्या को अब भी गुस्से में देखकर वो समझ चुकी थी कि शाह साहब ने उसे कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं दिया। दिव्या की आंखों से बहने वाले बेआवाज आंसुओं ने उसे सब समझा दिया। उसने एक टिश्यू निकालकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज मैम, आप रोइए मत। उसकी ये बात सुन दिव्या फट पड़ी। कैसे न रो मेघा, कैसे न रो? उस गवार को यहां से हटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और उस पर भी बस नहीं हुआ। उसका गाना हटवाने के लिए मैंने उस बुढ़े शाह के साथ वो सब किया जो खुद मेरे दिल को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नतीजा देखो, उस घूसट ने मेरे साथ अपनी रातें भी रंगीन कर ली और मेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ। मेघा उसकी पूरी बात सुनकर लगातार उसे चुप कराने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन दिव्या का दर्द कोई छोटा मोटा दर्द नहीं था। नफरत और जलन के इस खेल में वो पूरी बाजी बुरी तरह से हार चुकी थी। सुजॉय लैला को लेकर सीधे थिएटर में आ पहुंचा था। वहां बने वीआईपी सेक्शन में उनके पहुंचते ही फिल्म शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर फिल्म चलने के बाद उस बड़े से पर्दे पर अब लैला दिख रही थी।
उस गाने को देखते ही लैला की सूजी हुई आंखों में एक चमक सी बिखर गई। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता जा रहा था, लैला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली जब गाना खत्म हुआ तो सुजॉय उसे लिए वापस कार में आ बैठा। लैला को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, वो भी उस सुजॉय के सामने। उसने बड़ी हिम्मत करके कुछ कहना चाहा था, तभी सुजॉय ने कहा, अब खुश हो? देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें ऐसे नहीं पढ़ते कि क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया। बस इतना समझो कि अंत भला तो सब भला। अब आगे की मंजिलें तुम्हें खुद तय करनी है कि तुम किधर जाना चाहती हो। इसलिए जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना। हो सकता है अब प्रेस वाले तुमसे उगलवाना चाहेंगे कि पूरी बात क्या थी, लेकिन तुम्हें किसी को पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं। समझ रही हो? लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए बस कहा और सुजॉय ने कार आगे बढ़ा दी। वैसे भी वो उसे बस यही समझाना चाहता था ताकि लैला कहीं किसी भी प्रेस वाले को पूरी कहानी न बताने लगे। आखिर शाह साहब पर कोई आंच आती तो उनसे सुजॉय मोशंस का भी तो नाम जुड़ा हुआ था। वो लोग अभी फिर से उबरने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कोई नेगेटिव खबर कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती थी। बस यही वजह थी कि वो उसे नमी से समझा रहा था। उधर लैला से मिलने जाने वाले राहुल को भी फिल्म में गाना ऐड किए जाने की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा विस्की का ग्लास दीवार पर मारते हुए कहा, इन लोगों की वजह से एक बार फिर मेरा प्लान फेल हो गया। वो लड़की मेरे पास आते आते रह गई, सिर्फ इन लोगों की वजह से। कौर सुजॉय, आप लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। साला एक अदना सी लड़की को मैं अपने काबू में नहीं कर पा रहा हूं। लानत है राहुल तुझ पर, लानत है। लेकिन मैं ऐसे शांत नहीं बैठूंगा। उस लड़की को हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो और उपाय सोचना ही पड़ेगा। शाह साहब ने आज अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उनकी फिल्म से जुड़े सभी अहम कलाकार इस पार्टी में मौजूद थे, यहां तक कि लैला भी। जैसे ही शाह साहब ने उसे आते हुए देखा, जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, ओ मिस लैला, वेलकम वेलकम। मैं ना कहता था तुम में एक जादू है, जादू। अब देखो ना, ये तुम्हारा जादू ही तो है जिसने लगभग डूब चुकी हमारी फिल्म को एक हफ्ते में कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन लैला ने उनकी एक्साइटमेंट को एकदम से नजरअंदाज करते हुए शांत लहजे में जवाब दिया, ये आपके औने पौने डिसीजन का कमाल था शाह सर, जो आपकी फिल्म डूबने की कगार पर थी। अगर आपने किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना फैसला ना बदला होता तो शायद हम ये पार्टी एक हफ्ते पहले ही मना चुके होते। उसके चेहरे से झलकते कॉन्फिडेंस को देखकर शाह साहब कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। वो कहीं से भी पुरानी वाली लैला लग ही नहीं रही थी, जिसके लिए एक बात भी बगैर अटके बोलना मुश्किल लगता था। उसके इस जवाब से वहां आसपास मौजूद सारे ही लोग उसकी तरफ पलट कर देखने पर मजबूर हो गए। आज वो बेहद कमाल भी लग रही थी। उसने डीप नेक मरून कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जिस पर सीक्वेंस वर्क की चमक उसके बेदाग गोरे बदन को और भी खूबसूरत बना रही थी। यहां तक कि उस पर पड़ने वाली हर एक नजर उसे बार बार देखने पर मजबूर हो गई थी। लैला के आते ही शाह साहब उसे लिए हॉल के बीचों बीच आ खड़े हुए। फिर उन्होंने शैंपेन की बोतल खोलते हुए पार्टी शुरू होने का ऐलान किया और उसके बाद हर कोई आकर लैला को उसके गाने के लिए बधाई देने लगा था। अभी लैला उस पार्टी का खास चेहरा बनी सबसे बधाइयां ले ही रही थी कि तभी दिव्या ने भी हॉल में एंटर किया। पास पड़ी खुली हुई शैंपेन की बोतल देखकर ही उसे अंदाजा हो चुका था कि लैला ने उसके हिस्से की तारीफें खुद ही वसूली हैं। उसने कोने में बने बार काउंटर पर जाकर गुस्से में अपने लिए शराब ऑर्डर की। मेघा उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, मैम प्लीज अपने आप को संभालिए, ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा। दिव्या ने अपना सारा गुस्सा उतारते हुए कहा, ओह शट अप, असिस्टेंट हो असिस्टेंट की तरह रहो, मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करो। मेघा को उसका यूं कहना बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर भी दिव्या को रोकने की कोशिश की। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए मैम, लेकिन आप प्लीज ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए,
नशे में आप कुछ भी बोल देती हैं और अभी यहाँ कुछ भी ज्यादा बोलना आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने लगातार 3-4 पैग लगा चुकी दिव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। दिव्या ने गुस्से में अपना हाथ झटका और बोली, आज तो हंगामा हो ही जाए मेघा। कहते हुए वो शराब पीते ही जा रही थी। उसे इस तरह पीते हुए देखकर मेघा एक गहरी सांस लेकर वहीं कोने में खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पर कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। उधर शाह साहब ने सबसे मिलती जुलती लैला को भीड़ से कुछ दूर लेकर आते हुए कहा, मिस लैला, ऐसे अब जब सब कुछ ठीक हो ही चुका है तो बेहतर है अब तुम अपने फ्लैट पर वापस लौट जाओ, ताकि हम आगे की फिल्मों के बारे में सही से प्लानिंग कर सकें। उनकी इस बात पर लैला ने उन्हें तंज भरी नजरों से देखा और बोली, इस पूरे वक्त में मुझे क्या बात समझ में आई है पता है शाह सर? शाह साहब ने पूछा। क्या? इंसान कुछ भी करे, बस किसी के हाथों की कठपुतली ना बने। किसी के पास पैसे भले ही कम हो, मगर उसका स्वाभिमान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास आपका स्वाभिमान होता है ना, तब तक दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पैसे या अपने ताकत के बूते पर आपको जलील कर सके। शाह साहब को उससे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपने माथे पर बल डाले वो उसे बस देखते ही रह गए। लैला ने जैसे ही आगे कुछ कहना चाहा था कि तभी पूरे हॉल में एक ऊंची आवाज गूंज उठी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं दिव्या सिंह आज आपको सुनाने जा रही हूँ अचानक से इस फिल्म की गॉड मदर बनाई लैला रॉय के बारे में कुछ खास बातें। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने दिव्या को नशे में लड़खड़ाते ये सब बोलते हुए सुना, सबके सब एकदम से चौकन्ने हो गए, जबकि मेघा भागती हुई उसके पास आकर बोली, मैम चलिए यहाँ से, आपने बहुत पी रखी है। दिव्या ने उसके होठों पर उंगलियां रखते हुए कहा, नहीं मेघा, आज मुझे बोलने दो। मैं दिव्या सिंह पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री को लगातार हिट फिल्में देने वाली इकलौती हीरोइन, अरे खाक हीरोइन, 1-2 कौड़ी की जाहिल गंवार लड़की ने आकर ऐसा जादू टोना मारा है सब पर कि एक पल नहीं लगा सबको मुझे भुलाने में। और ये शाह सर, इनकी खासियत क्या है पता है? ये आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपसे ही दाम वसूलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि फिर ये आपका काम भी नहीं करते। शाह साहब ने जब अपना नाम सुना तो कुछ घबरा से गए कि न जाने दिव्या क्या कहने वाली है, जबकि लैला उसकी बातें सुनकर बस एक गहरी मुस्कुराहट लिए उसे गौर से देखे जा रही थी। दिव्या ने फिर धीरे धीरे चलते हुए लैला के ठीक सामने आकर कहा, मगर ये लोग जो आज इस गंवार के आगे पीछे जा रहे हैं ना, कल को इन्हें लौटकर इस दिव्या सिंह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोयला कितना भी चमक ले, सोने का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर लैला ने एक तंज भरी मुस्कुराहट लिए उसे सिर से पैर तक देखा और बोली, एक जाहिल और गंवार के लिए तुम्हारा ये बौखलाना देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या सिंह। मैं मानती हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री का सोना हो सकती हो, लेकिन मुझ जैसे कोयले को भी कम आंकने की भूल मत करना, क्योंकि एक वक्त बाद कोयला भी हीरे में तब्दील हो जाता है और फिर उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा बढ़ जाती है। माइंड इट। उसने इस तरह से जवाब दिया कि दिव्या इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकी। उसने मेघा का हाथ पकड़ा और गुस्से में वहां से निकल गई। इसी बीच सुजॉय भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसने उनके बीच में बोलना सही नहीं समझा। दिव्या के जाने के बाद लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, लेकिन लैला को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे अहम बात यह थी कि उसका गाना रिलीज होकर हिट हो चुका था और पिछले हफ्ते से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ था। जैसे ही लैला डिनर करके फ्री हुई, तभी सुजॉय ने उसके पास आते हुए कहा, चलो बाहर तक टहल कर आते हैं।
लैला बगैर कुछ कहे उसके साथ साथ बढ़ गई। दोनों पार्किंग एरिया की तरफ आ गए थे। तुम्हें उस पुराने फ्लैट में नहीं रहना तो ना सही, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी जगह देख ली है, तुम वहां शिफ्ट हो सकती हो, कल तैयार रहना। सुजॉय की बातें सुनकर लैला ने हल्का सा ठहाका लगाया और बोली, दूसरों के रहमो करम पर बहुत रह लिया मैंने, अब लैला वही करेगी, वहीं रहेगी जहां उसका दिल चाहेगा। अभी सुजॉय कुछ कहता उससे पहले ही एक कार की तेज रोशनी से दोनों जैसे नहा गए। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय सुजॉय साहब, मैं अब चलती हूं। कहकर वो उस कार की तरफ बढ़ गई। सुजॉय ने तेज रोशनी की वजह से अपनी चौंधियाई हुई आंखों पर जोर देकर देखा तो ड्राइविंग सीट पर राहुल बैठा हुआ था। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।